नमस्कार। आज हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में जो सिलेबस है उसकी जो इकाई 10 है आत्मकथा जीवनी एवं अन्य गद्य विधाएं, उसकी जो इकाई 10 है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है माटी की मूर्तें, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी के 12 रेखा चित्रों का संग्रह है। इसमें बेनीपुरी जी ने 12 जो रेखा चित्र खींचे हैं या लिखे हैं वे सभी उनके आसपास से ही संबंधित हैं। बेनीपुरी जी ने कहा है कि जितने ये 12 चरित्र हैं वे उनके जीवन से ताल्लुक़ रखते हैं, संबंध रखते हैं। इनके इस रेखा चित्र संग्रह का प्रकाशन 1946 में हुआ था और 1953 में इसका नवीन संस्करण आया। जब 1946 में इसका प्रकाशन हुआ तो उस समय 11 चरित्र इसमें थे रेखा चित्र, और 1953 में जो संस्करण नया आया उसमें जो रजिया रेखा चित्र है वो उसमें बढ़ गया था। तो अब कुल मिलाकर 12 रेखा चित्र इसमें संग्रहित हैं। तो यूजीसी नेट में राम वृक्ष बेनीपुरी जी का ये जो रेखा चित्र संग्रह है ये सिलेबस में रखा हुआ है। तो मैं आपको जो ये 12 के 12 रेखा चित्र हैं इनका संक्षिप्त सार आप सबके सम्मुख रखूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो रेखा चित्र है रजिया। तो रजिया जो बालिका है उसका लेखक पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। वह एक बहुत निम्न वर्ग की बालिका थी जो कि चूड़ी बेचती थी। चूड़ी बेचने वाली एक बालिका है जिसका नाम रजिया है। और लेखक जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं उन्होंने बचपन से उस बच्ची को देखा था, और जब बाद में जब बेनीपुरी जी जेल की यात्रा से बाहर आए तो हसन नामक व्यक्ति से उस रजिया का विवाह हो चुका था, और तब भी वो चूड़ी बेचने वाली और एक साहसी बालिका रहती है। तो उसका पूरा विवरण बेनीपुरी जी ने इस रजिया रेखा चित्र में दिया है। रजिया से बेनीपुरी जी का कोई खास संबंध नहीं था, केवल आत्मीयता का रिश्ता था कि वो किस प्रकार अपने जीवन को चलाती है। दूसरा है, पहले मैं इन सबके नाम आपको बता दूं। पहला रजिया, दूसरा बलदेव सिंह, तीसरा है सरजू भैया, चौथा जो रेखा चित्र है मंगर, पांचवा है रूपा की आजी, छठा है देव, सातवां है बाल गोविंद भगत, आठवां है भौजी, नौवां है परमेश्वर, 10वां है बैजू मामा, 11वां है सुभान खां और 12वां है बुदिया। तो आइए दूसरा बलदेव सिंह रेखा चित्र को देखते हैं। बलदेव सिंह एक पहलवान व्यक्ति रहता है जिसका बहुत ही मार्मिक रेखा चित्र बेनीपुरी जी ने लिखा है। बलदेव रहता है वो एक पहलवान रहता है और बहुत ही खुददार इंसान रहता है, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति रहता है, और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसका कंप्लीट पूरा विवरण दिया है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। वो जो बलदेव रहता है राम वृक्ष बेनीपुरी जी के मामा के गांव का व्यक्ति रहता है। तीसरा जो रेखा चित्र बेनीपुरी जी ने लिखा है सरजू भैया करके, तो ये बेनीपुरी जी का जो घर है उससे सटा हुआ एक घर है जहाँ सरजू नामक पात्र रहता है, जो शरीर से एकदम दुबला पतला बहुत ही कृशकाय शरीर का रहता है, और बेनीपुरी जी को वह अपना छोटा भाई मानता है वह जो व्यक्ति होता है। और सूदखोरी में क्या है वो अपना सारा घर बर्बाद कर देता है और उसकी 5 बेटियां होती है, और पत्नी का भी जल्द ही निधन हो जाता है। तो सरजू भैया नामक रेखा चित्र में ये सब विवरण आपको मिलेगा।
चौथा जो लिखा है बेनीपुरी जी ने, मंगर। तो मंगर एक हलवाहा रहता है, और हलवाहा आप समझते हैं जो हल हल लगाते हैं सबके खेतों में। तो उसकी पत्नी का नाम बकोलिया है, मगर अत्यंत मेहनती होता है, बहुत गरीब होता है और बहुत मेहनती होता है, और ईमानदार और रूखे स्वभाव का होता है, मतलब खरे स्वभाव का होता है वो। 2 संतानें होती है, और जिसमें कि पुत्र की मृत्यु हो जाती है और बेटी लूली होती है। तो मतलब इसमें ईमानदारी का फल देखो किस प्रकार मिल रहा है। बहुत ही मेहनती और ईमानदार रहता है व्यक्ति वो मंगर, और बच्चा उसका जो पुत्र रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है और बेटी लूली हो जाती है। तो इसका मार्मिक चित्रण रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है। 5वां आपका जो रेखा चित्र है माटी की मूर्तियों में, वह है रूपा की आजी। यह भी एक अत्यंत मार्मिक शब्द चित्र है। रेखा चित्र शब्द चित्र एक ही होता है। पूरे गांव में अंधविश्वास व्याप्त होता है, और रूपा की माँ की मौत के बाद उसकी आजी ही उसे पालती है। उसके विवाह के बाद उसके सास ससुर की भी मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिस कारण उसे सब डायन कहते हैं। इसमें रूपा का जो वर्णन है वो यह है कि यह जो औरत है वो कलंकिनी है। उसके पति की भी मृत्यु हो जाती है, और सब उसको क्या है, उसको ही दोष देते हैं कि ये सब इसके कारण हुआ है, और अंत में रूपा कुएं में छलांग देकर अपनी जान दे देती है। तो ये भी एक मार्मिक रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपनी माटी की मूर्तें जो है रेखा चित्र संग्रह है उसमें दिया है। अगला जो रेखा चित्र है देव। देव बेनीपुरी जी का बचपन का साथी होता है, जो कि एक बहुत ही निडर और बहादुर होता है। मैंने आपको पहले बताया था बेनीपुरी जी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, और उन्हें जेल भी जाना पड़ा उसके लिए। तो जेल में देव से मुलाकात होती है। देव भी क्या है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होता है, और बाद में किसी पार्टी के नेता बन जाता है। तो वह भी जब जेल आता है तब बेनीपुरी जी की उससे मुलाकात होती है। बहुत काफ़ी समय बाद बेनीपुरी जी उससे मिलते हैं, और वही क्या है बाद में बेनीपुरी जी की मदद भी करता है। अगला है भौजी। भौजी एक रेखा चित्र बेनीपुरी जी की भाभी से संबंधित है। जो बेनीपुरी जी की अपनी भाभी है उनसे संबंधित है। तो उनके जो भैया की शादी के कटु अनुभव से लेकर और उनकी भाभी के साथ जो बीते हंसी ठिठोले भरे दिन, भाभी की मृत्यु के बाद उनके 2 बच्चों का पालन उनकी पत्नी ने धर्म माँ बनकर किया। रानी इनकी पत्नी का नाम है बेनीपुरी जी की। तो इनकी भाभी की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है, और 2 संतानें छोड़ देती हैं, जिनका लालन पालन उनकी पत्नी माँ बनकर ही करती है। तो भौजी भौजी अर्थात भाभी। अगला जो रेखा चित्र है 7वां, यहाँ पर बाल गोविंद भगत, मैंने इसका बारे में जिक्र नहीं किया। ये 10वीं कक्षा में है, जिसमें कि बाल गोविंद भगत एक साधु रहते हैं। एक ऐसे साधु रहते हैं जो कि परिवार को चलाते हैं, अर्थात गृहस्थ में रहकर जो साधु कैसा होना चाहिए वो सब उसके बारे में है। कबीर के बड़े भक्त होते हैं वो। कबीर को वो अपना साहब मानते हैं। जो भी अनाज होता है सबसे पहले कबीर के मठ में दरबार में उसको चढ़ाते हैं, और वहाँ से जो प्राप्त प्रसाद के रूप में होता है उसे घर भेजते हैं। उनके जब पुत्र की मृत्यु होती है तो वो खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं कि, और अपनी पतोहू को बोलते हैं कि ये तो एक अकाट्य सत्य है, इसमें रोना किस बात का। तो अर्थात बाल गोविंद भगत एक ऐसे गृहस्थ साधु जीवन पर आधारित एक व्यक्ति की रेखा चित्र है। अगला है परमेश्वर। परमेश्वर बेनीपुरी जी के गांव का एक युवक होता है। हालांकि बेनीपुरी जी का उससे खास संबंध तो नहीं होता है, लेकिन बीमारी की जब खबर सुनते हैं तो गांव आ जाते हैं। क्यों जो परमेश्वर होता है बहुत ही नशा करता है बहुत ज़्यादा, और इसके कारण वह अपने घर परिवार को बेच देता है। उसके गहने सब नशे में वो क्या कर देता है,
पूरा अपना घर ख़त्म कर देता है। लेकिन एक बात ये रहती है कि गांव में वह किसी का बुरा नहीं करता है। यही बात क्या है, बेनीपुरी जी को भा जाती है और उसके अंत समय में अतिसार नामक बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती है और बेनीपुरी जी अंत समय में इसके घर गांव जाते हैं। अगला जो 10वां जो रेखा चित्र है माटी की मूर्तें संग्रह में, वह है बैजू मामा। तो बैजू मामा की मुलाकात बेनीपुरी जी से जेल में ही होती है। जैसे देव की होती है, तो बैजू को जेल में हर कोई मामा मामा कहते हैं। जैसे एक्चुअली ये कोई मामा नहीं रहते हैं बेनीपुरी जी के, लेकिन इनका नाम ही मामा होता है और ये 30 साल से जेल में रहते हैं, बैजू मामा जो हैं। और पूरे जेल के अधिकारी, कर्मचारी, जेल के जितने भी अपराधी होते हैं, सारे लोग इन्हें मामा से नाम से कहकर पुकारते हैं। और जब ये पहली बार ये चोरी के बैल चुराने के जुर्म में ये जेल जाते हैं, और कभी किसी जुर्म में, कभी किसी जुर्म में, इस प्रकार 30 सालों से वो जेल में ही यात्रा कर रहे होते हैं। तो वहीं पे बेनीपुरी जी की इनसे मुलाकात होती है। तो इनका बड़ा ही हास्य रेखा चित्र है ये एक हिसाब से। अगला है 11वां सुभान खां। सुभान खां जो रेखा चित्र है बेनीपुरी जी के बचपन से जुड़ा है, जिसे उन्होंने सुभान दादा, दादा मतलब भाई, कहकर संबोधित किया है। सुभान खां एक राज थे। जब कभी बेनीपुरी जी के दीवारों की मरम्मत करनी होती थी तो सुभान दादा को बुलाते थे। गांव में जितने भी मंदिर, मस्जिद, सब सुभान दादा ने ही बनाए थे, अर्थात वो एक कारीगर थे। तो सुभान जो खां थे, एक बार जब सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, ये विभाजन के समय की बात है, तो मुसलमानों ने क्या है, गाय काटने की बात करते हैं, लेकिन सुभान दादा ऐसा नहीं होने देते हैं और मस्जिद की सीढ़ी पर ही बैठे रहते हैं। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होते हैं सुभान खां। और बेनीपुरी जी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए और इन्हीं के ऊपर इन्होंने ये रेखा चित्र लिखा। और अंत जो है बुधिया। बुधिया रेखा चित्र बेनीपुरी जी के मन पे बहुत अधिक छाप छोड़ने वाला एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र का आरंभ होता है एक 8 साल की बुधिया। बुधिया एक बच्ची है उससे, और पठिया के चमेली के बेल और फूल खाने वाली होती है। अगली मुलाकात तब होती जब बुधिया जवान हो चुकी है। मतलब इसमें 3 भागों में विभाजित किया इस रेखा चित्र को बेनीपुरी जी ने, एक उसके बचपन से, एक जवानी में और एक बुढ़ापे में। और बुधिया जब जवान हो चुके होते तो पूरे गांव में उसकी चर्चा होती है, अर्थात बहुत सुंदर होती है वो। और उसके जो बेनीपुरी जी के मित्र हैं जगदीश, उनसे उनको मालूम होता है कि वो वही बुधिया है। और तीसरी मुलाकात जब होती है, जब सब कुछ बदल चुका होता है। बेनीपुरी जी के खेत में गेहूं की कटाई हो रही है और एक अधेड़ औरत अपने 4-5 बच्चों के साथ काम कर रही है। उसके वस्त्र इधर उधर हो रहे हैं, वह कोई और नहीं होती है, वो बुधिया ही होती है। अर्थात एक बचपन में किस प्रकार का, जवानी किस प्रकार की, और बुढ़ापा देखो। तो अर्थात बुधिया का इसमें चित्रण किया है। धन्यवाद।